प्यारे विद्यार्थियों, मेरे आज के अध्यापन का विषय है फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन, अर्थात नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी, शरीर की। इसको मैकेनिकल फेज भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन में दो फेजेस शामिल हैं, एक केमिकल फेज, दूसरा मैकेनिकल फेज। केमिकल फेज में डीएमिनेशन और ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल आती है, जबकि मैकेनिकल फेज में यूरिन फॉर्मेशन आता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन कहां होता है? किडनी के नेफ्रॉन में होता है। हमने बताया ना कि प्रत्येक किडनी में 10 से 12 लाख यूनिट्स होती हैं, स्मॉलर यूनिट्स होती है, बहुत छोटी छोटी इकाइयां होती हैं जो कि यूरिन बनाने का काम करती है। इनका नाम क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, यहां मैंने एक नेफ्रॉन की संरचना को प्रदर्शित किया है और उसमें होने वाली सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया है। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन का जहां तक संबंध है या फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन का संबंध है, इसमें 3 स्टेप्स सम्मिलित है, 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित है, 3 चरणों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी ऑफ यानी यूरिन फॉर्मेशन जब हम बात करेंगे, यूरिन निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन सामान्य रूप से इसको कहते हैं, या इसी को क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन। इसका अगर वैज्ञानिक रूप से हमें कहना हो तो क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजी यानी फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की कार्यकी यानी शारीरिकी, नेफ्रॉन कैसे फंक्शन कर रहा है, इसमें 3 प्रक्रियाएं होती है दर्शक, जिसमें एक दूसरी नंबर 2 स्टेप यहां दिखाया है। पहली प्रक्रिया क्या होती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी यूरिन फॉर्मेशन 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसको परानिस्यंदन कहते हैं हिंदी में। फिल्ट्रेशन यानी बहुत सूक्ष्म स्तर पे क्या है, सूक्ष्म लेवल पे कह सकते हैं, बहुत क्या होता है इसका? फिल्ट्रेशन है, फिल्टर किया जाता है मटेरियल को। ठीक है, अल्ट्रा फिल्टर जानते हो ना, बहुत माइन्यूट लेवल पे फिल्टरिंग करते हैं, वैसे नेफ्रॉन में भी क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो पहली प्रक्रिया क्या होती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नेफ्रॉन की जो सेल्स होती हैं, यानी इनकी जो पारगम्यता होती है, सामान्य शरीर के अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा 100 से 1000 गुना तक ज्यादा पोरस होती है। ठीक है, इसीलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संभव है। ठीक है, तो हाईली पोरस होती है कहने का मतलब। दूसरा जो स्टेप है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जिसको हमने डायग्राम के थ्रू पूरा प्रक्रिया को समझाया है, यही इसकी मुख्य प्रक्रिया है बीच का अगर देखा जाए तो पूरा, जिसके कारण मटेरियल का क्या होता है? पूरा फिल्टर करके छान लिया जाता है, जो गैर जरूरी मटेरियल होते हैं वही यूरिन में जाते हैं। तो दूसरा है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और जो तीसरा स्टेप है वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तीसरा क्या है? ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, इसको नलिका स्रावण कहते हैं। अभी सब पूरा हम बहुत डिटेल में स्पष्ट कर देंगे। तो यानी फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन 3 चरणों से होकर गुजरता है, अर्थात यूरिन का फॉर्मेशन 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी परानिस्यंदन, दूसरा है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन यानी पुनरावशोषण। ठीक है, क्या होता है? एक बार तो ब्लड में अवशोषित हुआ है, तो छोटी आंत से अवशोषण हुआ, ये था भोजन का। ठीक है, किडनी ने फिल्टर किया और फिर से यहां से क्या होता है, जो किडनी में इसमें आता है, नेफ्रॉन में आता है मटेरियल, उसको फिर से अवशोषण किया जाता है उसका, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पुनरावशोषण, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। इस दौरान क्या होता है? कुछ ऐसे पदार्थ जो शरीर के लिए ठीक नहीं होते हैं अलग से इसमें मिला दिए जाते हैं जब यूरिन पास होने को होता है ट्यूबुल्स द्वारा। ठीक है, तो अभी इस पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम स्टेप 1 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, जो कि कहां होता है? इस ग्लोमेरुलस में होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस की जो कोशिकाएं होती है वो सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा 100 से 1000 गुना ज्यादा पोरस होती है, हाईली पोरस होती है। ठीक है, और इसमें जो ब्लड लाने वाली वाहिका है अफरेंट आर्टेरियोल रीनल आर्टरी की ब्रांच है, यहां आती है।
और इसके थ्रू इसमें ब्लड आता है, क्योंकि देखिए चौड़ाई ज्यादा है, जो ब्लड ला रही है अफरेंट आर्टेरियोल जो आ रही है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, जितना ब्लड आ रहा है उतना क्या ये एफरेंट निकाल पाए, इफरेंट की देखिए चौड़ाई कम है, समझ ना, यानी ब्लड जितना इस ग्लोमेरुलस में आ रहा है उतना इससे इफरेंट से निकल नहीं पा रहा है। इफरेंट क्या है, ले जा रहा है इस ब्लड को आगे, ठीक है, इससे निकाल के। तो इसमें लाने वाली अफरेंट है, ले जाने वाली इफरेंट है। अफरेंट की चौड़ाई अधिक है, वाइडर है, और इसकी क्या है, नैरोअर है, सक्रिय है। तो जितना ब्लड आ रहा है, प्रेशर हाई प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है, इसमें आ रहा है और उतना निकल नहीं पा रहा है, तो क्या है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसको ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 70 mmHg होता है। इधर पूरा कवर हो रहा है, तो इधर देखिए ग्लोमेरुलर, इसमें 3 तरह के प्रेशर काम करते हैं, जिसके कारण मटेरियल छन के आता है। एक तो है GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो इसमें GHP कहते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलर, नाम ही ग्लोमेरुलर यानी ग्लोमेरुलस में हो रहा है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका वैल्यू कितना होता है, 70 mm यानी 70 mmHg होता है। कितना प्रेशर होता है इसका, 70 mmHg होता है। GHP कहां क्रिएट होता है, इसमें। किसके कारण होता है, ड्यू टू वाइडर अफरेंट आर्टेरियोल एंड नैरोअर इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। किसके कारण होता है, इस चौड़ी अफरेंट आर्टेरियोल और सकरी इफरेंट, क्योंकि जितना ब्लड आ रहा है उतना निकल नहीं पा रहा है, तो क्या प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण मटेरियल, इसमें जो पोरस सतह है, आप जैसे किसी चीज कपड़े में डाल के इसे निचोड़ते हैं, प्रेशर करते हैं, तो क्या होता है, निचोड़ के आ जाता है, मटेरियल नहीं जाता, जो उसका लिक्विड होता है बाहर आ जाता है। तो वही प्रक्रिया यहां अपनाई जा रही है, ठीक है। साथ ही साथ 2 और प्रेशर है, एक तो CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, CHP, इसको क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, कैप्सुलर, यानी बाउमन कैप्सूल की बात की जा रही है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक, स्टैटिक नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी ये प्रेशर क्यों उत्पन्न होता है, इसमें जो मटेरियल पहले से उपलब्ध होता है, इस बाउमन कैप्सूल में यहां मटेरियल है, क्या है, ये पहले से उपलब्ध होता है, इसके कारण प्री एग्जिस्टिंग फ्लूइड इन बाउमन कैप्सूल, दिस इज ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग फ्लूइड इन बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल में जो पहले से लिक्विड भरा हुआ है, उसके कारण एक कितना होता है, लगभग ये होता है 20 mmHg, कितना होता है, 20 mmHg होता है इसका प्रेशर। इसके अलावा स्वयं ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, उनका भी अपना प्रेशर होता है, वो 30 mm यानी बीकोप जिसको कहा, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर नाम ही इसका। तो 3 प्रेशर होते हैं, एक तो GHP हो गया, दूसरा CHP हो गया, और तीसरा हो गया बीकोप शॉर्ट में, या BCOP, फुल फॉर्म इसका हुआ ब्लड कोलाइडल, ब्लड क्या है, कोलाइडी बिलियन होता है हमारा रुधिर, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी जो कोलाइडी बिलियन है हमारा ब्लड, उसमें क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ठीक है, विशेष करके एल्बुमिन। तो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ब्लड में जो प्रोटीन्स हैं उसके कारण होता है, और इसका वैल्यू होता है 30 mmHg। कितना होता है, 30 mmHg, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये निचोड़ रहा है, नीचे जो और ये दोनों प्रेशर क्या होते हैं, इसके एंटी काम करते हैं, ठीक है। GHP चूंकि इसका वैल्यू ज्यादा है, 70 mmHg का फोर्स है इधर, और ये दोनों 20 + 30 mmHg है, ठीक है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो काम करता है, जिसके कारण मटेरियल छन के आता है, उसको अगर हम समझें तो देखिए 3 प्रकार के प्रेशर काम कर रहे हैं इसमें। एक तो ग्लोमेरुलस का अपना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसमें जो किसके कारण हो रहा है, जो अफरेंट आर्टेरियल चौड़ाई ज्यादा है और इफरेंट की चौड़ाई कम है, इसके कारण जितना मटेरियल आ रहा है उतना निकल नहीं पाए, इसके कारण प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसको ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, 70 mmHg होता है। दूसरा, इसमें जो प्री एग्जिस्टिंग पहले से उपस्थित जो द्रव है बाउमन कैप्सूल में, इसका भी अपना एक प्रेशर है एंटी इसके, वो क्या है,
वो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, 20 mmHg का होता है। इसी तरह से ब्लड में जो कोलाइडल प्रोटीन्स हैं, ब्लड आ रहा है उसमें उसका कोलाइडी विलियन है, इसलिए उसमें जो कोलाइडल प्रोटीन उनका भी अपना एक प्रेशर होता है, जिसको बीको ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, उनका प्रासनी दाब जिसको कहा जाता है, वो 30 mmHg होता है। तो ये दोनों इसके जीएचपी के एंटी काम करते हैं। इसलिए अब क्या होगा, नेट फिल्ट्रेशन जो टोटल बल लगता है इसको छानने के लिए, इस प्रेशर को देखते हैं आगे। अब अगर इसका हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है देखिए। अब नेट फिल्ट अब क्या होगा, ईएफपी इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होगा, ईएफपी यानी टोटल जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर बन रहा है इसका वो क्या है, जीएचपी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस सीएचपी प्लस बीसीओपी बीकोप। हमने बताया ना कि जितना जीएचपी है, ये तो जीएचपी काम कर रहा है नीचे की तरफ, और ये दोनों क्या है, इसका एंटी काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें घटा देंगे इसका बल। कितना इसका 70 mmHg, 70 है, और माइनस से कितना है 20 है, प्लस 30 हो गया, तो 70 माइनस 20 30 क्या हुआ 50 बराबर 20 mmHg। इस अतिरिक्त जो दबाव इसका पड़ता है, इसके कारण मटेरियल छन करके इसमें आ जाता है बाउमन कैल्शियम। इतना होने के बाद भी क्या है, ये मटेरियल छन के कहां आ जाता है, इसमें आ जाता है छन करके ऐसे, ठीक है। और बाउमन कैप्सूल में देखिए कोशिकाओं की लाइनिंग है जिसको पोडोसाइट सेल्स कहा जाता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, पोडोसाइट सेल्स, पोडोसाइट सेल्स कहा जाता है। ये पोडोसाइट सेल्स क्या होती हैं, इनमें फिल्ट्रेशन स्लिट पाए, जैसे छलनी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ऐसे इन पोडोसाइट सेल में क्या होती है, फिल्ट्रेशन स्लिट होती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनसे मटेरियल छन करके इस बाउमन कैप्सूल में आ जाता है, और जो मटेरियल आता है इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर से जो छन के आ रहा है वो क्या कहलाता है, वो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यानी अब इस जो हमने बताया इस प्रेशर के कारण इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो हुआ, यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में से हमने सीएचपी और बीकोप को घटा दिया, बीसीओपी को ना, इसका वैल्यू निकालते तो टोटल कितना इफेक्टिव जो फिल्ट्रेशन प्रेशर लगा 20 mmHg का अतिरिक्त, इसके कारण मटेरियल इसमें आ गया। और क्या है, इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं, नेफ्रॉन से लिया जा रहा है, यानी नेफ्रॉन का फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट, यानी ग्लोमेरुलस से छन के आ रहा है तो इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। अब चूंकि नेफ्रॉन में आ रहा है तो इसको हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे मटेरियल हैं। अब ये यहां से पोडोसाइट से छन के आया और यहां से इसमें आएगा, पीसीटी में आएगा। पीसीटी की जो लाइनिंग है, ब्रश बॉर्डर है, उसमें बिलाई प्रेजेंट होती है, जिससे छोटी आंत की दीवार में क्या होते हैं, बिलाई प्रेजेंट होते हैं, बिलाई माइक्रोबिलाई। वैसे यहां भी क्या होती है, इसकी भी सतह क्या होती है, पीसीटी की पूरी सतह ब्रश बॉर्डर होती है। इसके कारण मटेरियल यहां ज्यादा से ज्यादा इसके संपर्क में आता है, धीरे धीरे बहता है, बहुत तेजी से नहीं। इसके कारण क्या होता है, मटेरियल को छनने का अवसर मिलता है। यहां बिलाई प्रेजेंट है, अवशोषित करके मटेरियल को, क्योंकि इनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स का पूरा जाल बिछा हुआ है। हमने तो केवल एक ब्लड वेसल्स यहां इस तरह दिखा है प्रतीकात्मक, ये पूरा इसमें ब्लड वेसल्स की चपेट में होता है, ठीक है। तो पूरा ब्लड वेसल का जाल बिछा हुआ है, जिसके कारण इसमें से जो 3 तरह के पदार्थ होते हैं जो छन के जाते हैं। एक तो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस जो ज्यादा मात्रा में छनते हैं, अधिकतम लगभग पूरा छन जाते हैं, ठीक है। लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस जो कम मात्रा में छन के जाते हैं, और नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस जो बिल्कुल नहीं छन, जैसे सल्फेट और क्रिएटिन का बिल्कुल भी इनको फिल्टर नहीं, इधर नहीं भेजा जाता, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिक एसिड है, कीटोन बॉडी है, फास्फेट आयन है, पोटेशियम आयन है ना, सोडियम आयन है, और लगभग 75% जल, ये सब अवशोषित हो जाते हैं। इसमें सोडियम आयन लगभग 70% और पोटेशियम आयन लगभग 75% इसी पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में अवशोषित हो जाते हैं। पानी लगभग 75% यहां क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, समझ रहे ना। बाकी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, ये सब अधिकाधिक मात्रा में जितना होता है सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर से इनको, यानी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, वह पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, उनको पूरा क्या कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया, फिर से अवशोषित कर लिया जाता है,
थोड़ी बहुत मात्रा में, जैसे यूरिक एसिड है, कीटोन बॉडी, जिनको थोड़ी मात्रा में शरीर में एक निश्चित स्तर इनका होता है तो वो बना रहे, यूरिया भी थोड़ी मात्रा में एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन इनकी अधिकाधिक मात्रा पास की जाती है। ठीक है, तो ये लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस होते हैं। इसी तरह सल्फेट और क्रिएटिन बिल्कुल नहीं इनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है, सीधे सीधे बाहर यूरिन के थ्रू निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पीसीटी में लगभग 75% जल, 75% पोटेशियम आयन, 70% सोडियम आयन और ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, इन सबका पूरी तरह से अवशोषण हो जाता है। समझ ना, ये आवश्यक पदार्थ है बहुत। कुछ पदार्थों का थोड़ी मात्रा में, जैसे हमने बताया कि जैसे यूरिया, यूरिक एसिड है, थोड़ी मात्रा में अवशोषण इनका होता है। ठीक है, सल्फेट और क्रिएटिन बिल्कुल अवशोषण नहीं होता है। तो अब जो मटेरियल यहां से पास होता है वो आता है हेनले लूप में। हेनले लूप में भी ये उतरता हुआ हेनले लूप, यानी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, हमने इसके पहले के डायग्राम में पूरा इसका फ्लो दिखाया था। तो अब यहां जो बचता है 5% पानी, यानी 75 यहां, इसको और इसको मिलाकर के लगभग 80% पानी का अवशोषण हो जाता है। किसके प्रभाव से? एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, मिनरलोकार्टिकॉइड है वो, उसके प्रभाव से यहां सोडियम, पोटेशियम, क्योंकि उसको साल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहा जाता है ना, वो हमारे शरीर में खनिज, लवण और जल के संतुलन को मेंटेन करता है, मिनरलोकार्टिकॉइड हार्मोन जो कि एल्डोस्टेरोन है। इसके प्रभाव से यहां 75% जल पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाता है। बचा हुआ जल, लगभग 5% जल इस उतरती हुई यानी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्ब हो जाता है। इस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में सोडियम सहित कुछ और आयनों का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन यहां बिल्कुल नहीं होता इस भुजा में। ठीक है, ऊपर आगे एसेंडिंग लिम्ब में होता है, लेकिन डिसेंडिंग लिम्ब में सोडियम आयनों का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से पीसीटी और लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले को मिला करके कुल 80% जल एब्जॉर्ब हो जाता है। किसके प्रभाव से? जल और बाकी मिनरल एब्जॉर्ब हो जाते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से साबित होता है। ठीक है, अब यहां से फिर मटेरियल जो होता है फिल्ट्रेट, इसमें काफी मात्रा में छन चुका होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। चयनात्मक रूप से इनका फिल्ट्रेशन किया, किसको छानना है, किसको बाहर करना है, तय कर लिया जा रहा है यही। ठीक है, तो इस तरह से लगभग 80% जल, 75% सोडियम आयन, 70% सोडियम आयन, 75% पोटेशियम आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, इन सबका पूरी तरह से अवशोषण हो जाता है। यूरिया, यूरिक एसिड, इन सबका, फास्फेट, इनका कुछ मात्रा में अवशोषण होता है। सोडियम, पोटेशियम, इनका हमने बताया कितनी मात्रा में, सोडियम 70%, पोटेशियम 75%। ठीक है, और 75% जल यहां हो जाता है, 5% जल यहां हो जाता है। ठीक है, इस तरह से एल्डोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से पीसीटी प्लस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में कुल 80% जल, बाकी मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, अब विलयन जब यहां था तो क्या था? आइसोऑस्मोटिक था, समान पराशरीय था, लेकिन नीचे यहां आते आते चूंकि मटेरियल इसमें से छन गया, अब क्या हो गया? हाईली हाइपर ऑस्मोटिक हो गया। अब इसके बाद जैसे अब एसेंडिंग लिम्ब भी दो भागों में बटा होता है, तो थिन सेगमेंटेड और थिक सेगमेंटेड। जो थिन सेगमेंटेड होता है, देख रहे हैं यहां, इसके बाद जो एसेंडिंग लिम्ब होता है ये जल के लिए अपारगम्य होता है, यहां से जल का अवशोषण बिल्कुल नहीं होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, कंपटीशन में ही पूछा जाता है कि हेनले लूप की कौन सी भुजा जल के लिए अपारगम्य होती, तो है एसेंडिंग लिम्ब। कौन सी भुजा सोडियम आयनों के लिए अपारगम्य होती, तो डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, और जल के लिए अपारगम्य एसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, यहां क्लोराइड आयनों का अवशोषण हो जाता है सामान्य रूप से। ठीक है, और उन्हीं क्लोराइड आयनों में चूंकि माइनस चार्ज होता है, उनके प्रभाव से सोडियम आयन अपने आप खींचे चले जाते हैं, यानी सोडियम आयनों का प्रभाव यहां पैसिवली रीअब्जॉर्ब होती है। यहां जो होता एब्जॉर्प्शन होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा था, यानी एटीपी खर्च करके एब्जॉर्प्शन किया जा रहा था, जबकि यहां क्या है? पैसिव रूप में अपने आप, यानी क्लोराइड एब्जॉर्ब हुआ, उसके पीछे उसके माइनस चार्ज इस पे है, प्लस चार्ज के कारण सोडियम भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मटेरियल यहां पहुंचता है डीसीटी में। डीसीटी में जब मटेरियल पहुंचता है और यदि हमारे शरीर को जल की आवश्यकता है, ठीक है, पानी की कमी है, तो हमारी पोस्टेरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। उसमें एक है वैसोप्रेसिन, जिसको एडीएच कहा जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। पानी की कमी है तो स्रावित होता है, उसके प्रभाव से लगभग 19% जल, यानी 80 यहां
अभी 20% जल बच रहा है, उसमें से 19% जल क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है किसके प्रभाव से, वैसोप्रेसिन के प्रभाव से। वैसोप्रेसिन कहां से रिलीज हो रहा है, ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, रिलीज कहां होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके प्रभाव से जल कितना 19% जल क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ सोडियम आयन भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। बचे हुए जो सोडियम आयन है उनमें से क्या काफी मात्रा में सोडियम आयन एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन बदले में इसके पोटेशियम आयन इसमें उड़ेल दिए जाते हैं। यानी सोडियम लिया जाता है और पोटेशियम बदले में इसमें डाल दिया जाता है इस मटेरियल में, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन अगर शरीर को जल की आवश्यकता नहीं है, बॉडी एकदम जल से ना, जल की समस्या नहीं है, बॉडी एकदम हाइड्रेटेड है, तो वैसोप्रेसिन रिलीज नहीं होगी। यानी हमारी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वैसोप्रेसिन नहीं रिलीज करेगी, जिसके कारण यहां वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और पूरा का पूरा पानी इस कहां चला जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में चला जाएगा, यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। ये कंडीशन डायबिटीज इंसिपिडस कहलाती है। ऐसे ही लोगों में क्या होता है, ज्यादा मात्रा में यूरिनेशन होता है। वो कारण है कि वैसोप्रेसिन रिलीज ना होने का कारण पूरा का पूरा पानी यूरिन के थ्रू निकाल दिया जाता है। शरीर को जल की आवश्यकता नहीं है ना, तो इसके कारण ये कंडीशन चिकित्सा विज्ञान में डायबिटीज इंसिपिडस कहलाती है, जो कि डायबिटीज नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से, और यदि जरूरत है तो वैसोप्रेसिन रिलीज होगा और लगभग 19% वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। सोडियम आयन तो एब्जॉर्ब ही होता है, लेकिन बदले में पोटेशियम आयन इसमें रिलीज कर दिए जाते हैं। और ये मटेरियल कहां ले जाता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ले जाया जाता है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया यही पूरी हो जाती है, क्योंकि यहां चयनात्मक रूप से क्या लेना है, क्या ना वापस करना है, ये यहां तय कर लिया जाता है। यानी ये यहां पीसीटी से लेकर के डीसीटी तक ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की, ठीक है। अब जो मटेरियल बचता है फिल्ट्रेट, वो कहां, इसमें जाता है। यहां भी जल, यूरिया और अगर जरूरत है तो इसको अवशोषित कर लिया जाता है, और साथ ही इसकी कोशिकाएं जैसे क्रिएटिन है, फास्फेट है, जिनको जरूरत नहीं, सल्फेट है, ठीक है, और कुछ ऐसे पदार्थ जैसे प्यूरिक एसिड है, आपने कोई दवा खाई थी उसका मटेरियल है, तो कोशिकाएं क्या करती हैं, इनकी जो कलेक्टिव ट्यूब्यूल की होती है इसमें इस मटेरियल को डाल देती है। यानी शरीर का जो टॉक्सिक मटेरियल इसके अलावा जो नहीं वहां से आया था, इस कोशिकाओं में संचित था, ये क्या करती हैं, अपना उसमें डाल देती हैं, और उसके बाद फिर यूरिन के थ्रू यहां से जो इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से नीचे जो कुछ भी निकलता है क्या होता है, यूरिन होता है, ठीक है। और यूरिन में इसका कंपोजिशन देखें, इसमें लगभग 92% से काफी ज्यादा मात्रा में 96% कह सकते हैं वाटर होता है, यूरिया होती है, यूरिक अम्ल होता है कुछ मात्रा में, ज्यादा मात्रा में यूरिया होती है, कुछ साल्ट होते हैं, क्रिएटिन होता है, क्रिएटिनिन होता है, और यूरोक्रोम साल्ट होता है। अमोनिया भी थोड़ी मात्रा में, बैक्टीरिया जब विखंडन कर देते हैं तो रिलीज होती है, इसलिए यूरिनल के पास जो है अमोनिया की गंध आती है। तो यूरोक्रोम क्या है, यूरोक्रोम एक रंजक पदार्थ है, डाई है, जो यूरिन में होता है, जिससे क्या यूरिन का कलर क्या होता है, पीला होता है। तो यूरिन का कलर किसके कारण पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। तो उसका प्रश्न है। तो इस तरह से फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन समाप्त होती है, जिसमें 3 चरण होते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहां हुआ, ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल में ये संपन्न हो गया। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहां, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में संपन्न हो जाती है पूरी प्रक्रिया। इसमें चयनात्मक रूप से ना आवश्यक पदार्थों को छान करके फिर से ब्लड में ले लिया जाता है, और आवश्यक पदार्थों को यूरिन के थ्रू जाने दिया जाता है। और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन, नलिका स्रावण। इसमें जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की नलिकाएं हैं, ये अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए जरूरी नहीं होते, जैसे टॉक्सिक मटेरियल है ना, या कोई मेडिसिन आपने लिया उसमें कुछ है, तो जैसे प्यूरिक एसिड है, पैरा एमिनो ना बेंजोइक एसिड, इस तरह से कहने का मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जरूरी नहीं होते हमारे शरीर के लिए, अनावश्यक कोशिकाओं में संचित होते हैं, इसको इनमें रिलीज कर दिया जाता है और इसके थ्रू क्या होता है, बाहर इनको निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो जो निकलता है उसको क्या कहा जाता है, यूरिन कहा जाता है। ये रहा पूरा यूरिन फॉर्मेशन या फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। मैं समझता हूं इस लेक्चर ने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है ना, आपकी एक समझ विकसित हो गई है। अब यही मेरा उत्सर्जी तंत्र पर यानी सर्जन पर, इस ह्यूमन एक्सक्रीशन पे लेक्चर अंतिम रूप से समाप्त होता है। इसके बाद मेरा इस ह्यूमन एक्सक्रीशन पर कोई भी लेक्चर नहीं होगा। अपने अगले लेक्चर में मैं किसी और टॉपिक